आज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आए हैं। हमने काफ़ी बार सुना है किसी को नींद आती नहीं और किसी की नींद जाती नहीं। आजकल हमने काफ़ी बार सुना है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। और व्हाट इज़ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया? तो हम क्या ये कह सकते हैं कि हर खर्राटे जो लेना ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोल सकते हैं उसे? सो क्या हम ये कह सकते हैं कि स्नोरिंग इज़ अ सिम्पटम ऑफ द टायर्डनेस? सो ये कौन से एज ग्रुप में ज़्यादा हमें दिखता है? जीरैट्रिक्स में या बच्चों में भी दिखता है स्नोरिंग? Hello, Namaste, Sat Shri Akal. I welcome you all again for today's podcast. I'm your host, Dr. Tini Tankachi. आज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आए हैं। हमने काफ़ी बार सुना है किसी को नींद आती नहीं और किसी की नींद जाती नहीं। तो इस बारे में हम डिस्कस करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर प्रार्थना जगताप, कंसल्टेंट ENT, ग्लेनिगल्स हॉस्पिटल्स, मुंबई। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, Tini. So, how did you sleep tonight? I had a 7 hour sleep. So, whenever we talk about sleep, हम जब भी नींद की बात करते हैं, हम घंटों में, ड्यूरेशन में या टाइम के टर्म्स में बात करते हैं. हम क्वालिटी नहीं डिस्कस करते हैं. आसान नहीं है क्वालिटी डिस्क्राइब करना, पर हम समझ सकते हैं. अगर सुबह उठने के बावजूद हमें थकान लगे, हम पूरे 7 घंटे सोए हैं, फिर भी हम उठते हैं, हमें मॉर्निंग हेडेक्स हैं, या दिन में हम कहीं भी आराम से बैठते हैं और हमारी आंख लग जाती है, तो ये अच्छी नींद की निशानी नहीं है. इसका मतलब है कि हमारी रात की नींद उतनी अच्छी या डीप नहीं थी जितनी होनी चाहिए. इसका एक इम्पॉर्टेंट कारण हो सकता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया. ओह वंडरफुल! आजकल हमने काफ़ी बार सुना है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। मैम व्हाट इज़ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया? सो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया टिनी इज अ स्लीप डिसऑर्डर. ओके, तो हमारे गले के अंदर के जो टिश्यूज या मसल्स रहते हैं, नींद में वो सांस के रास्ते में प्रोलैप्स हो जाते हैं. उसके कारण धीरे धीरे हमारी सांस की नली बंद हो जाती है. जब ये कंप्लीटली बंद हो जाती है और हमारा सांस रुक जाता है, तो इसे हम साइंटिफिक टर्म्स में एपनिया कहते हैं. इस समय ब्रेन एक झटका देता है बॉडी को, अराउजल लाता है, जिसके कारण वो मसल्स फिर से टॉट हो जाते हैं और आप फिर से सांस लेने लगते हैं. इसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं. जब ये रुकावट पार्शियल होती है या अधूरी होती है, तब नैरो स्पेस में से हवा पास होने के कारण जैसे सीटी बजती है, वैसे स्नोरिंग का साउंड आता है, या जिसे हम खर्राटे के नाम से जानते हैं. तो हम क्या ये कह सकते हैं कि हर खर्राटे जो लेना ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोल सकते हैं उसे? स्नोरिंग और स्लीप एपनिया काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है, बट हम ये नहीं कह सकते कि हर कोई जो खर्राटे लेता है उसको स्लीप एपनिया है. हैविंग सेड दैट, हर किसी को स्लीप एपनिया जिनको है, स्नोरिंग उनका एक प्रोमिनेंट सिम्पटम रहेगा. तो हमें और कैसे पता चल सकता है कि हमें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है? व्हाट आर द सिम्पटम्स? सो लाइक वी सेड, स्नोरिंग एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है. बहुत सारे लोग जिनको स्लीप एपनिया है, स्नोरिंग उनका एक प्रोमिनेंट सिम्टम रहेगा. इसके अलावा जब हमारी नींद पूरी नहीं होती या क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी नहीं है, तब बिना स्पेसिफिक कारण के मॉर्निंग हेडेक्स होना या दिन भर इरिटेबिलिटी रहना, उसके अलावा जैसे कि भूल जाना बातें दिन भर में, ठीक है, यू आर फॉरगेटफुल विदाउट रीजन. लोग बोलते हैं कि वो जब भी आराम से बैठते हैं उनकी आंख लग जाती है. और काफ़ी बार हम खर्राटों की बात बहुत प्राइड से बताते हैं कि अरे हमारी नींद तो इतनी गहरी है कि हमें खर्राटे आ जाते हैं सोते ही. वो एक अच्छी नींद की निशानी नहीं है, ठीक है. इसके कारण हमें जल्दी ब्लड प्रेशर हो सकता है, हमारा हार्ट रिस्क का डिजीज़ का रिस्क जो है वो बढ़ सकता है. तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं खर्राटे के। बिल्कुल. इसके अलावा आप मानेंगे नहीं, anybody who suffers from obstructive sleep apnea has a 6 times more risk of dying in a road traffic accident, has about a 4 times more risk of getting a brain stroke, and a 3 times more risk of dying of a heart attack. सो मैम आपने कोई ऐसे केसेस देखे हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हुआ है पेशेंट को? So last week ही हमने OPD में we had seen a gentleman. वो हमारे पास आए क्योंकि गाड़ी चलाते हुए आंख लग जाने की वजह से गोवा में उनका एक्सीडेंट हो गया. उन्हें नहीं पता उस समय क्या हुआ. Luckily, no lives were lost. So he has come to us. Besides that, he has history of falling asleep whenever he sits down. He has a history of forgetfulness. वो चीज़ें भूल जाते हैं. वो हमारे पास आए, हमने उसकी पॉलीसोमनोग्राफी की या स्लीप स्टडी जिसे हम कहते हैं,
उस पे सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं उनके एपनिया हाइपोपनिया इंडेक्स में, एंड वी आर ऑन आवर वे टू गिव हिम अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट. So now he's able to drive and everything. Not so soon. Oh, but once he goes on the CPAP and we see what other things we can change, hopefully one day he'll be able to drive again without complications. Sure. तो जैसे हम ये टॉपिक के बारे में और डीप में सुन रहे हैं, मुझे ऐसे ही याद आया कि बचपन में जब भी मेरे घर पे कोई खराटे लेता है तो मेरे पेरेंट्स मुझे मना करते थे कि डिस्टर्ब ना करे, वो इंसान जो सो रहा है ही इज टायर्ड एंड बिकॉज ऑफ दैट ही इज स्नोरिंग. सो क्या हम ये कह सकते हैं कि स्नोरिंग इज अ सिम्टम ऑफ द टायर्डनेस, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो मैंडेटरीली ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ही है? स्नोरिंग और स्लीप एपनिया क्लोजली रिलेटेड हैं, बट हर किसी को जिसको स्नोरिंग है उन्हें स्लीप एपनिया होगा ऐसा हम नहीं कह सकते. हैविंग सेड दैट, टायर्डनेस जब ब्रेन बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है, डीप स्लीप में जो हमारे गले के टिश्यूज हैं वो अंदर पूरी तरह प्रोलैप्स हो जाते हैं. और जैसे मैंने बताया कि जब वो पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन या रास्ते को आधा रोकते हैं तब वहाँ पे टर्बुलेंस प्रोड्यूस होती है और वो टर्बुलेंस के कारण खराटे होते हैं. ओके, सो ये कौन से एज ग्रुप में ज़्यादा हमें दिखता है, जीरियाट्रिक्स में या बच्चों में भी दिखता है स्नोरिंग? सो बहुत अच्छा सवाल है टिनी. बच्चों में भी स्नोरिंग दिख रहा है, स्पेशली आजकल विद इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ एलर्जीज, जहाँ एडेनॉइड एनलार्जमेंट और टॉन्सिलर एनलार्जमेंट हम बहुत देख रहे हैं. बच्चों में स्नोरिंग का इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा है. और मैं यहाँ पे ये पॉइंट स्ट्रेस करना चाहूँगी कि चाइल्डहुड इज़ द ओनली एज वेयर अगर हम एलर्जीज, एडेनॉइड्स और टॉन्सिल्स का बराबर मैनेजमेंट करें तो हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया प्रिवेंट कर सकते हैं. इसके बाद हम OSA सिर्फ मैनेज कर सकते हैं. ओके, और क्या क्या तरीके हैं जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं स्नोरिंग? जैसे हमने बताया कि हाई रिस्क फैक्टर्स में मोटापा एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, तो हम चाहेंगे कि लोग अपने खाने पे ध्यान दें, कम खाएं, बराबर खाएं और अल्कोहल इससे दूर रहें. बिसाइड्स एडिंग टू वेट, अल्कोहल एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है जिसके कारण अंदर की मसल्स और टिश्यूज प्रोलैप्स हो जाते हैं और स्नोरिंग और स्लीप एपनिया का इंसिडेंस बढ़ जाता है. बिसाइड्स दैट, अगर आप एलर्जी के शिकार हैं, नाक में से छींकें आती हैं, पानी गिरता है, नाक बंद रहता है, तो उसका अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट करें. जब हम उसको मेडिकली या सर्जिकली जो भी ज़रूरत है वेल मैनेज करते हैं तो रिस्क ऑफ स्लीप एपनिया कम हो जाता है. जैसे मैंने बताया कि एडेनॉइड्स और टॉन्सिल्स की वजह से भी स्लीप एपनिया का रिस्क बढ़ जाता है, तो इन्हें भी बराबर ट्रीट करना ज़रूरी है. अल्कोहल, लाइक वी सेड, ऑल्सो सेडेटिव मेडिकेशन. रात को सोते हुए जिन लोगों को सेडेटिव्स लेने की आदत है उनमें भी ये प्रोलैप्स, जो अंदर के टिश्यूज हैं उनका प्रोलैप्स का रिस्क बढ़ जाता है और स्लीप एपनिया का इंसिडेंस ज़्यादा होता है. स्मोकिंग अवॉइड कीजिए एज फार एज पॉसिबल. तो हमारे देश में कई लोग हैं जिन्हें स्नोरिंग है और वो लोग इस चीज़ को डॉक्टर तक नहीं लेकर जाते. सो ऐसे कौन सा स्टेज आ जाता है कि लोगों को लगना चाहिए दैट इट इज़ हाई टाइम और हमें अभी डॉक्टर को दिखाना है? सो स्नोरिंग एज अ रूल अगर प्रेजेंट है तो आपको इन्वेस्टिगेट करना ही है. अभी जब हम डायग्नोसिस की बात करते हैं तो वो एक क्लिनिकल सेटिंग में होता है. क्लिनिकल सेटिंग में हम पॉलीसोमनोग्राफी या स्लीप स्टडी कर सकते हैं. उसके अलावा एक और टेस्ट है जिसे हम बोलते हैं ड्रग इंड्यूस्ड स्लीप एंडोस्कोपी. इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम डिसाइड कर सकते हैं कि पेशेंट को स्नोरिंग है, कितना है और उनके लिए क्या ट्रीटमेंट अप्रोप्रिएट है. बट अगर आप ये डिसाइड करना चाहते हैं कि आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है या नहीं, तो इसके लिए एक सिंपल क्वेश्चनर है जिसे हम स्टॉप बैंक क्वेश्चनर बोलते हैं. इसका लिंक हम नीचे वीडियो में जोड़ देंगे. पेशेंट्स घर पे इसका सवाल का जवाब देकर ये डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन सीख करने की ज़रूरत है या नहीं. ओके, और क्या क्या तरीके हैं जिससे हम डायग्नोस कर सकते हैं स्लीप एपनिया? सो आजकल स्लीप टेक इज़ वेरी पॉपुलर. काफ़ी कॉमन है, लोग वॉचेस पहनते हैं, पीपल हैव रिस्ट बैंड्स, नॉन वेरेबल डिवाइसेस भी आते हैं और आपके फ़ोन में भी ऐसे काफ़ी ऐप्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं. ये पैरामीटर्स मेजर करते हैं जैसे ऑक्सीजन सैचुरेशन, आपका हार्ट रेट, आपका बॉडी टेम्परेचर. ये सब हमें हेल्प कर सकते हैं डायग्नोस करने में व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन्स स्लीप. ये हमें समझना है कि ये इंडिकेटिव हैं, डायग्नोस्टिक नहीं. अगर इनमें से किसी में भी चेंजेस आ रहे हैं तो इट इज़ टाइम दैट यू सीक स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन फॉर योर स्लीप. ओके, और इसके और ट्रीटमेंट प्लान क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, जैसे हमने बोला कि मोटापा
एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। तो लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, अलोंग विथ क्विटिंग स्मोकिंग एंड maybe moving the happy hour to a little earlier in the day. Besides that, as medical interventions, CPAP या continuous positive airway pressure machine जो हम कहते हैं, वो अभी भी gold standard consider होता है for treatment of sleep apnea. There is surgical intervention जहाँ हम नाक की हड्डी टेढ़ी है या adenoids हैं या allergic polyps हैं, उनको treat कर सकते हैं। टॉन्सिल और एडेनॉइड की सर्जरी काफ़ी कॉमनली करते हैं, तो वो भी एक सर्जिकल ट्रीटमेंट है। कुछ लोगों का जड़बा जो है वो पीछे की तरफ होता है, तो उसके लिए मैंडिबुलर एडवांसमेंट डिवाइसेस आते हैं, तो उसको पहन के वो रात को सो सकते हैं, जिसके कारण टंग फॉल कम होगा और स्नोरिंग और स्लीप एपनिया दोनों का इंसिडेंस रिड्यूस होगा। तो क्या ये प्रॉब्लम हेरिडिटरी हो सकता है? बिल्कुल, जैसे हमारा फेशियल स्ट्रक्चर, जैसे हम बात करते हैं कि ये नाक खानदानी है, तो वो खानदानी नाक आपको विरासत में मिली है, उसी तरह रेस्ट ऑफ योर फेशियल स्ट्रक्चर भी आपको विरासत में मिला है। तो जो एनाटॉमिकल कारणों की वजह से स्लीप एपनिया है, दैट इज हेरिडिटरी। ओके। आजकल हमने स्टडीज़ में काफ़ी रिसर्च में देखा है, इंडिया के 25 से 45% लोगों में स्नोरिंग है। सो जैसे अभी स्नोरिंग एक इशू होता जा रहा है, हर घर में किसी एक इंसान को तो भी स्नोरिंग होता है। इसके ट्रीटमेंट प्लान्स भी काफ़ी अभी बढ़ रहे हैं। सो आपके अंडरस्टैंडिंग से आपको लगता है मैम आगे चल के ये इतना 45% जो है ये हम डिक्रीज कर सकते हैं विद ऑल दिस ट्रीटमेंट्स? डेफिनेटली, मोस्ट डेफिनेटली। देखिए, लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस गो अ लॉन्ग वे। अगर जेनेटिक कॉज है तो ऑब्वियसली लाइफस्टाइल इंटरवेंशन उसे नहीं बदल सकती, बट उसके लिए सर्जरी है। तो अगर हम ध्यान दें, अवेयरनेस लाएं और पहले से सतर्क हो जाएं, it is very possible to reduce the incidence and reduce the incidence of complications arising from obstructive sleep apnea. और जो पेशेंट ये ट्रीटमेंट लेते हैं और उनका ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाता है, इज देयर एनी चांसेस इन फ्यूचर उन्हें वापस ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो, रिकरेंट हो? डेफिनेटली, अगर लाइफस्टाइल वापस अपने रास्ते से हट जाएगा, अगर आप वापस वेट गेन कर लेंगे, टिश्यूज प्रोलैप्स होने लगेंगे, आप वही सब काम वापस करने लगेंगे, तो डेफिनेटली ये वापस आ सकता है। बट जैसे नाक की हड्डी है, अगर वो टेढ़ी थी, वो ऑपरेट करके सीधी कर दी है, तो देयर आर वेरी फ्यू चांसेस। एलर्जी है, इट डज हैव अ टेंडेंसी टू रिकर प्लेस वाइज, और आपने ट्रीटमेंट बंद कर दिया तो उसके कारण भी। सो डिपेंडिंग ऑन द कॉज एंड व्हाट ट्रीटमेंट हैज बीन ऑफर्ड, यस, स्लीप एपनिया कैन रिकर। Means maintaining a proper lifestyle is a lifelong exercise. Absolutely. Okay. And ma'am, any takeaway message for our viewers? The only thing I'd like to say is, you laugh and the world laughs with you. You snore and you sleep alone. Thank you so much, ma'am. It was indeed a very informative session with you. हमें काफ़ी हद तक जो कॉमन इशू है स्नोरिंग, इस बारे में पता चला है। मैं चाहती हूँ हमारे सारे व्यूअर्स हमारे साथ ट्यून रहे और आने वाले हर ऐसे मेडिकल हेल्थ इश्यूज टॉपिक को हमारे वीडियोस कंप्लीटली देखें, पूरा एपिसोड देखें, ताकि हर घर तक हमारे टॉक्स, हमारे हेल्थ टिप्स हर एक सदस्य तक, हर घर तक पहुँचे। थैंक यू सो मच। टेक केयर।